Hello dear students, myself Dr. Indra Kumar Shah from Computer Science and Engineering IoT Department। आज के हम इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट वन इज माइक्रो प्रोसेसर। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने रियल लाइफ में माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। जैसे अगर हम रियल टाइम में एग्जांपल लें तो हम बात करते हैं कि हमारे मोबाइल में क्वाड कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा है, हमारे कंप्यूटर में 7th जनरेशन i7 i5 का कंप्यूटर चल रहा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर को हम समझना चाहते हैं कि रियल लाइफ में कि माइक्रो प्रोसेसर है क्या, तो हम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बेसिकली अपनी बॉडी से कंपेयर करते हैं। सिंपली हमारे बॉडी में हम देखें तो हमारा एक ब्रेन है, हार्ट है, हाथ और पैर हैं जिनसे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली अगर कंप्यूटर के अंदर देखा जाए तो कंप्यूटर के भी बाहर से डेटा को अंदर लेने के लिए इनपुट डिवाइसेस हैं, अंदर से डेटा को प्रोसेस करके बाहर करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, इस तरीके से हम डेटा को प्रोसेस डेटा को बाहर लेते हैं। सिमिलरली जैसे कि हम अपनी बॉडी में हमारे सारे डिसीजन मेकिंग या हमारे सारे डिसीजन कि कब हाथ को चलाना है, कब पैर को चलाना है, या कोई हम दो चीज़ों को सुन के कुछ उसके बेसिस पर डिसीजन दे रहे हैं कि ये सही है या ये गलत है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हमारा काम दिमाग करता है, हमारा ब्रेन करता है। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी या किसी भी डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर एक ब्रेन सॉर्ट ऑफ थिंग प्लेस्ड है या इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है, उस चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो लगा हुआ था उसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा, बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है या माइक्रो प्रोसेसर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे आपकी बॉडी में आपका ब्रेन काम करता है, सिमिलरली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर काम करता है। ओके, तो हम जब लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं, जब भी हम लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं, लैपटॉप और पीसी की बात करते हैं, तब हम इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। बट रियल लाइफ में तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं या बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जहां पे हम डिजिटली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए तो आपके घर का बेसिक डिवाइस जो है कि वॉशिंग मशीन अगर देखेंगे आप, तो वॉशिंग मशीन का बेसिक फंक्शन क्या है कि उसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है और उस मोटर का बॉयलर सिंपली लेफ्ट राइट मूव करता रहता है थ्रू आउट लाइफ। जब तक वॉशिंग मशीन वर्किंग मोड में है तब तक वो लेफ्ट राइट मूव करती रहेगी। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई आप जनरली अगर रिपेयर वगैरह कराने जाते हो वॉशिंग मशीन या आपके घर का माइक्रोवेव या इस टाइप का कोई भी डिजिटल डिवाइस, तो वो लोग जनरली आपको बोलते हैं कि इसका बोर्ड खराब हो गया है, मदरबोर्ड खराब हो गया है। और हम दूसरा वर्ड में मदरबोर्ड कब सुनते हैं? जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में भी मदरबोर्ड लगा है। तो क्या हमारे दिमाग में एक जनरली कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या लैपटॉप और पीसी जैसा ही, पर्सनल कंप्यूटर जैसा ही मदरबोर्ड मेरे माइक्रोवेव में या मेरे घर के वॉशिंग मशीन में भी प्लेस्ड है? क्या वैसा ही प्रोसेसर उसके अंदर भी लगा है? नहीं। तो यही समझने की बात है कि माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत बड़े लेवल की डिवाइस की बात हुई। जैसे कि हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक सिंपल आईसी होती है। अगर आप कभी कंप्यूटर के अंदर देखा होगा आपने, तो इस तरीके की एक आईसी रहेगी जिसमें मल्टीपल इनपुट ऐसे पिन्स लगी रहेंगी, इस तरीके की पिन्स होंगी आपके पास। ओके, और ये हाईली कैपेबल है, मतलब ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। इससे आप ग्राफिकल, मैकेनिकल और भी कई तरीके के डिसीजन, लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस कंप्यूटर को चलने के लिए, सिमिलरली जैसे हमारे ब्रेन को चलने के लिए, हम कितने भी स्मार्ट हो जाएं, हम ब्रेन के लेवल पे हमारा आईक्यू लेवल कितना ही फास्ट क्यों ना हो, यदि हमारे हाथ पैर या दूसरे सेंसर्स जैसे हमारे आईज, नोज, फिंगर्स इस तरीके से काम नहीं कर रही हैं, अगर उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, तो ये ब्रेन हमारा किसी काम का नहीं है, आप कितने भी स्मार्ट हो जाएं। सिमिलर वे में अगर आपका प्रोसेसर कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी अपग्रेडेड वर्जन हो, बट उसके साथ अगर जो डिवाइसेस पेरिफेरल्स उसके साथ कनेक्ट हैं वो इसके साथ अगर प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या उनसे ये डेटा को इंटरेक्ट नहीं कर पाता है या आउटपुट नहीं पोस्ट कर पाता है, तो ये किसी काम का नहीं है। ओके, तो प्रोसेसर आपको समझ में आया कि हाई परफॉर्मेंस की डिवाइस है। लेकिन अगर हम देखें
तो अगर हम कंप्यूटर में देखें, अगर पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर पे हम मूवी भी देख लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर रन करना है सॉफ्टवेयर भी रन कर लेते हैं, साउंड प्रोसेसिंग भी कर लेते हैं। इस कंप्यूटर के साथ अगर दूसरे डिवाइसेस भी कनेक्ट कर लें तो उनको भी ऑपरेट कर पाते हैं। मतलब हम वहाँ पे एक प्रोसेसर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर के कॉस्ट की बात करी जाए तो आज i7 i5 की बात करें तो 20-30,000 के अराउंड तो केवल और केवल प्रोसेसर की कॉस्ट है। तो अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में, जो हमारे वॉशिंग मशीन, फोटोकॉपियर, प्रिंटर्स या आपके घर में माइक्रोवेव लगा है, उसके अंदर भी एक प्रोसेसर लगा है, तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि हम 20,000 का तो माइक्रोवेव ही लेके आते हैं, तो क्या हम उसके अंदर 30,000 का प्रोसेसर लगा के बैठे हैं? नहीं। तो यहां पे हम इसका एक छोटा सा वर्जन लेके आते हैं जिसको बोला जाता है, इसके बाद में यहां पे लिखता हूं माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर नाउ? तो हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी है या इसके एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, कैपेबिलिटी ज्यादा है इसकी, है ना। आप इससे बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि हमको वॉशिंग मशीन में या हमारे फोटोकॉपियर में या प्रिंटर में सिंपली सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करना है लाइफ लॉन्ग। अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन में केवल मोटर को लेफ्ट राइट घुमाना है। अगर प्रिंटर की बात करें तो सिंपली कंप्यूटर से एक कमांड आएगा, उस कमांड के अकॉर्डिंग आपको केवल प्रिंट निकालना है यहाँ पे, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कोई दूसरा फंक्शन नहीं परफॉर्म करना है। अगर हम माइक्रोवेव की बात करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग फंक्शंस होंगे कि कितने डिग्री पर कौन सा आइटम कुक होगा या कौन सी डिश बनेगी, दैट्स ऑल। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग उसके अंदर कुछ दूसरी चीज नहीं करनी है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटी को मिनिमाइज करके कि ये बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं रहेगा, सिंगल फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगा। और जैसे कि अभी हमने बात करी कि इस माइक्रो प्रोसेसर को चलने के लिए कंप्लीट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड पे रैम, रोम और इनपुट ड्राइवर, आउटपुट ड्राइवर, VGA कार्ड, USB ड्राइवर्स, मल्टीपल टाइप के ड्राइवर्स जब इसके साथ लगे होते हैं तब ये कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। मींस माइक्रो प्रोसेसर को फंक्शन करने के लिए बहुत सारी सप्लीमेंट्री ICs या ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है, बट अगर उनके साथ इसको इंक्लूड कर दिया जाए, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, तो ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। फिर इसको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, आप इसे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन हम अभी कहां पे थे कि हमारी वॉशिंग मशीन में फिर क्या होता है, तो हमको पता है कि वॉशिंग मशीन में केवल लेफ्ट राइट मोटर को मूव कराना है, नथिंग एल्स। तो हम क्या करेंगे, हम इस माइक्रो प्रोसेसर को एक सिंगल IC के अंदर इस तरीके से प्लेस करेंगे, छोटा। इसका अभी हमने बात करी कि इसकी कैपेबिलिटीज को मिनिमाइज कर दिया जाएगा। ओके, हमने इसकी कैपेबिलिटीज को मिनिमाइज कर दिया तो ये कम कैपेसिटी का हो गया। हमने अभी इससे के साथ बात क्या करी कि इसको काम करने के लिए मेमोरी, इनपुट, आउटपुट सभी की जरूरत पड़ेगी। सिमिलर वे में आपके वॉशिंग मशीन को भी मेमोरी तो लगेगी, भले वो छोटी सी मेमोरी हो, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा कि हम लेफ्ट गए हैं तो वापस राइट में आना है, कहीं तो उसको याद रखना पड़ेगा। तो हम इसके साथ इनबिल्ट क्या करेंगे, एक छोटी सी मेमोरी, कितने KB की, 1 KB, 2 KB, 4 KB, 8 KB मैक्सिमम, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो एक छोटी सी मेमोरी लगा दी। जब हम इसके साथ मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हमको रैम या EPROM वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें हम इसके अंदर ही लगा दें। दूसरा, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे HDMI जोड़ सकते हैं, USB जोड़ सकते हैं, VGA कार्ड जोड़ सकते हैं, इनपुट के और भी आउटपुट के अलग अलग पोर्ट हैं, I2C वगैरह, वो सारे पोर्ट कनेक्शन के लिए ऑप्शन अवेलेबल होंगे। लेकिन आपके वॉशिंग मशीन से ऐसी कोई चीज कनेक्ट नहीं करनी है आपको, केवल उसका जो मोटर होगा वो इसके साथ कंट्रोल रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं होगी। तो सिमिलरली सिंपल इसके अंदर एक मैं इनपुट आउटपुट ड्राइवर लगा दूंगा, ओके, और इनकी पिंस इस तरीके से कुछ बाहर कर दूंगा, दैट्स ऑल। तो एक ये सिस्टम बना जो इतनी सारी चीजों को रिक्वायरमेंट करता है और फिर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। और एक छोटा सा सिस्टम बना जो कि सब कुछ इसके अंदर ही है। आप मार्केट से रेडी टू ईट, आप बिल्कुल एक छोटी सी चिप लेके आ जाएंगे और वो चिप रेडी है आपके किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यू जस्ट प्रोग्राम इट, जिस भी फंक्शन के लिए आपको इसको यूज करना है आप इसके अंदर प्रोग्राम लोड करिए और उसको यूज कर लीजिए। तो दिस वन इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। एक हिस्ट्री, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी अपन को समझ में आ जाएगा, तब हम आगे डेप्थ में जाके बात कर पाएंगे।
ओके तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आया कि माइक्रो प्रोसेसर एक बड़े लेवल की डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है, प्रोग्रामेबल। अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो एक डिजिटल आईसी जिसको कि हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकें और उसको मल्टीपर्पजली यूज कर सकें, जिसको चलने के लिए सप्लीमेंट्री डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। मींस अपने आप में एलोनली परफॉर्म कुछ नहीं कर सकता, उसको चलने के लिए रैम लगेगी अलग से, रोम लगेगा अलग से, इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स लगेंगे और भी चीजें लगेंगी, सॉफ्टवेयर्स वगैरह लगेंगे। वो जब सब एक साथ इंक्लूड हो जाएंगे एक बोर्ड के ऊपर, तो वो जो कंप्यूटर सिस्टम बनेगा दैट आर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। और जो ये मेन टास्क परफॉर्म करेगा इसको बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। आई थिंक इट्स क्लियर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर या व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर? तो हम इसी सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को लिमिटेड कैपेसिटी के साथ अगर छोटे से चिप के अंदर रेडी टू ईट बना के मार्केट में अवेलेबल करा सकें, जिसके लिए न ही अलग से कोई इनपुट आउटपुट कंट्रोलर की जरूरत पड़े, न ही रोम लगाना पड़े, न ही रैम लगाना पड़े, केवल वो चिप ही अपने आप में रेडी हो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, दैट चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, आई होप सो इट्स क्लियर। सो अब हम बात करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर अगर हमको समझ में आ गया है तो हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली काम कैसे करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको अगर हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लेते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि हम इसी के लिमिटेड कैपेसिटी के साथ माइक्रो कंट्रोलर के लिए जाते हैं। ओके, तो हम आज के इस लेक्चर में अब आगे जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर, बेसिक माइक्रो प्रोसेसर। मैं किसी भी नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं किसी मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूं, मैं एक बेसिक माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा हूं, जिसको हम आगे समझते हैं। जस्ट मिनट। ओके, सो मैं जैसा कि आपको पहले ही बोला कि माइक्रो प्रोसेसर को समझने के लिए आप सिंपली अपनी बॉडी से उसको कंपेयर कर लीजिए। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो आपको समझ में आएगा कि हम जब भी कुछ भी अपने दिमाग को कुछ भी काम करने के लिए या दिमाग को यूज करते हैं तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। अगर देखा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर में आपका ब्रेन भी इसी तरीके से काम करता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर को देखा जाए तो इसके 3 पार्ट होते हैं इस तरीके से। ALU, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। तो मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं या मैं अपने आप को ही बोलता हूं कि 2+2, ओके, तो मेरे दिमाग ने तुरंत हमको रिजल्ट दे दिया कि 2+2 4 होता है। ओके, लेकिन मैं जैसे बोलूं कि डियर स्टूडेंट लिखो आप कि 2 और फिर मैं कुछ पॉज कर लिया, तो आपके दिमाग ने क्या किया, पहले 2 को कहीं टेम्परेरली स्टोर किया, उसको कहीं परमानेंट स्टोर नहीं किया कि वो हमेशा याद रह जाए। हम बीइंग ह्यूमन है तो हमको पता है कि बीइंग ह्यूमन हमको समझ में आता है कि कहाँ स्टोर हो रहा है, बट आपको समझ में आ रहा है कि 2+2 अगर मैं बोल रहा हूं तो आप पहले 2 को कहीं स्टोर करते हो, फिर आपका दिमाग वेट करता है कि इस 2 का क्या करना है, हमको इस 2 के साथ क्या करना है। सिंपली मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूं कि 2+2 इक्वल टू व्हाट। तो आपके दिमाग ने पहले इस 2 को कहीं स्टोर किया, अगेन फिर उसने एक कमांड या इंस्ट्रक्शन की बात करी कि भाई इसका क्या करना है, फिर किसके साथ करना है, फिर मींस नेक्स्ट की बात करी, लेकिन कहीं भी परमानेंटली स्टोर नहीं हुए। हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमको पता चलता है कि मैं बाद में भी पूछ सकूं भाई किसको जोड़ा तुमने, तो तुम बोल दोगे 2+2 को, बट बेसिकली हमारे ब्रेन ने क्या किया, 2 को कहीं स्टोर किया, एक इंस्ट्रक्शन की वेट किया, फिर हमने दूसरा डाटा दिया, उन दोनों को परफॉर्म किया, फटाक से आपके सामने रिजल्ट लाया। क्लियर? ये प्रोसेस को याद रखना है, तब आपको समझ में आएगा कि माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल आर्किटेक्चर, बेसिक इंटरनल आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, तो आपको एक चीज तो क्लियर होगा कि माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर इज ए डिजिटल डिवाइस। इट्स क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर। तो कंप्यूटर अगर डिजिटल डिवाइस है तो कंप्यूटर को यह नहीं समझ में आता है कि मैं कोई मूवी देख रहा हूं या गाना प्ले कर रहा हूं या मैं कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, वो सभी चीजों को केवल और केवल मैथमेटिक्स के रूप में ट्रीट करता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सी मैथमेटिक्स, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ करना है, बट सिंपली बाइनरी मैथमेटिक्स, जो आपने अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ी होंगी कि बाइनरी मींस 1 और 0। तो 1 और 0 का अल्टीमेटली अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अगर आप मूवी भी प्ले कर रहे हो और प्रोसेसर उसमें इन्वॉल्व है तो केवल और केवल मैथमेटिक्स प्ले करता है, नथिंग एल्स, केवल मैथमेटिक्स करता है। तो इसीलिए उस चिप के अंदर बेसिकली 3 चीजें होती हैं, ALU, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट।
तो एक एक चीज की बात कर लेते हैं। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मींस ये क्या करता है, दो टाइप के टास्क परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर में, दो ही चीजें होती हैं। मैथमेटिक्स समझता है, अभी हमने बात करी, मैथमेटिक्स समझता है मतलब केवल और केवल दो ही चीजें होंगी मैथ में, या तो जोड़ेगा घटाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेगा, या तो कंपेयर करेगा, नथिंग एल्स। आप इंटीग्रेशन कर लो, हायर ऑर्डर इंटीग्रेशन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, अल्टीमेटली कंक्लूडिंग आप क्या करते हो, या तो एडिशन करते हो या तो सब्ट्रैक्शन करते हो। ठीक है, तो अगर इस तरीके से बात किया जाए तो अर्थमेटिक ऑपरेशन मींस एडिशन सब्ट्रैक्शंस, नथिंग एल्स। यहां पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन मींस उतने टाइम्स एडिशन, डिवीजन मींस सब्ट्रैक्शन सिंपली। और लॉजिकल यूनिट, तो लॉजिकल यूनिट में जैसे बोलता हूं अगर 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, तो आप फटाक से बोलते हो 3, तो आपके दिमाग में लॉजिक लगाया है ना, वहां पे कोई और एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, आपका दिमाग में फीड किया है आपके शुरू से टीचर्स ने, या आपने जो भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है, जिससे आपको पता चलता है कि 3 बड़ा है। सिमिलरली अगर आपने बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने डिफरेंट टाइप के गेट्स देखे होंगे, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, इस तरीके की सर्किट्स होती हैं जो 2 नंबर में कंपेयर करके बता देते हैं कि विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर। ओके, तो जो हमने बात करी कि कंप्यूटर जो भी करता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसके अलावा कुछ भी अलग से नहीं करता है। तो ये वो सेक्शन है कंप्यूटर का, प्रोसेसर का, जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ओके, सेकंड वन इज मेमोरी। तो यहां बिल्कुल स्पेसिफिकली क्लियर होइए कि मेमोरी का मतलब यहां पे आपकी हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी से मतलब नहीं है। ओके, आपको क्लियर, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी मींस प्रोसेसर के साथ जो भी आप एक्स्ट्रा मेमोरी अटैच करते हो, मे बी हार्ड डिस्क, SSD, टेप, फ्लॉपी डिस्क, जो भी पेन ड्राइव, जो भी आप अटैच करते हो, दैट ऑल आर सेकेंडरी मेमोरी, वो उसकी प्राइमरी मेमोरी नहीं है। तो प्राइमरी मेमोरी मींस व्हाट तो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया, कैसा कि मैंने बोला भाई 2 + 3, तो हमारे लिए सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमारे लिए सेकेंडरी मेमोरी होती है पेन पेपर। अगर मैंने बोला कि 2 + 3 को लिखो, तो आपने सेकेंडरी मेमोरी में कहां लिख लिया, रजिस्टर पे लिख लिया, कहीं भी नोट डाउन कर लिया आपने। ओके, रजिस्टर पे नोट डाउन कर लिया, इसका मतलब है कि बाद में भी आप उसको देख सकते हो। लेकिन जब आपको मैंने बोला कि 2 + 3 को ऐड करिए, तो आपके दिमाग ने पहले वाले 2 को, 2 जो मैंने 2 बोला, उसको कहीं टेम्परेरीली स्टोर किया। ओके, उसको कहीं परमानेंट स्टोर नहीं किया। उसको कितने देर के लिए स्टोर किया, जब तक मैं अगला इंस्ट्रक्शन और अगला नंबर नहीं बोल रहा हूं। जैसे मैंने 2 + 3 बोला, फटाक से आपके दिमाग ने इन दोनों को सम किया और बाहर कर दिया। ठीक है, क्या जोड़वाया था उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये टेम्परेरी स्टोरेज उस चिप के अंदर ही इनबिल्ट रहता है, जो कि जब आप छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस आप उसको एग्जीक्यूट कराते हो, तो जो उस माइन्यूट टाइम के अंदर आपको स्टोर करना होता है या उतने टाइम के लिए होल्ड करना होता है, उस पर्पज के लिए ये मेमोरी होती है। दिस इज सिंपली इंटरनल मेमोरी आप इसको बोल सकते हैं, जिसको आप जो भी अलग लैंग्वेज में बोल सकते हो। अगर लेटेस्ट कंप्यूटर के टर्म में बात करूं तो रोम वगैरह जिसको बोलते हैं, वो ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वो मेमोरी कौन सी है जो टेम्परेरी है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, और एक केवल सीपीयू यूज करता है, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। आप इसको बाहर से प्रोग्राम या राइट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट। तो जैसा कि मैंने बोला कि ब्रेन से आप इसको कंपेयर करिए, तो हमने ब्रेन से 2 चीजें तो कंपेयर कर ली कि भाई सब कुछ जोड़ता और घटाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, तो क्लियर है कि उसके लिए एक डिवाइस होगी जो कि ALU हो गई। हमारा दिमाग जैसे में चीजों को याद रखता है, सिमिलरली उसके लिए मेमोरी होगी। ठीक है, लेकिन हमारा दिमाग एक टाइम पे ये भी करता है कि मैं 2 + 3 बोल रहा हूं या कोई बोल रहा है और मैं नोट कर रहा हूं, अपने दिमाग में सोच रहा हूं, तो एट द सेम टाइम मेरे कान सुनने के लिए एक्टिव हुए हैं और मेरा मुंह बोलने के लिए एक्टिवेट है। मतलब दिमाग ने प्रोसेस करने के साथ साथ अपने इनपुट और आउटपुट को भी टाइमली कंट्रोल करके रखा है। ऐसा नहीं कि 2 + 3 में 5 बोलने की जगह कुछ भी बोल जाऊं और बोलता ही रहूं। फिक्स टाइमिंग जनरेट हुई दिमाग से कि केवल 5 बोलना है और जस्ट क्विट। ठीक है, सुना मैंने 2 + 3 से, हमारे कान ध्यान से सुने उधर, मींस क्या हुआ, नेसेसरी टाइमिंग और कंट्रोल कि कौन से इनपुट से इनपुट लेना है और किस आउटपुट के थ्रू बाहर देना है, कितने टाइम के लिए ये डिवाइसेस एक्टिव रहेंगी, ये काम भी हमारा ब्रेन करता है साइमल्टेनियसली। और अगर यही खराब हो जाए, यही सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाए, तो लोग बोलते हैं पैरालिसिस हो गया पर्टिकुलर टाइम में, है ना। हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेन का अगर हमारे
पेरिफेरल्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है तो पैरालिसिस हो जाता है। यही टाइमिंग और कंट्रोल की बात है कि ब्रेन कुछ अलग सिग्नल दे रहा है, आपका हाथ ही नहीं उठ रहा है, पैर नहीं उठ रहा है, या आप उठा ले रहे हो तो रख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है। तो सिमिलर वे में टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए जो डिवाइस या जो पार्ट काम आता है उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बेसिकली क्या क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को अगर डिवाइड ब्रेकआउट किया जाए तो 3 पार्ट्स निकलेंगे। ALU विच कंटेन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसका मेन फंक्शन होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल ऑपरेशन मींस एंड और नॉट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करना। ओके, मेमोरी बेसिकली अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा अगर रिकॉल करेंगे तो इट्स बैंक ऑफ रजिस्टर्स, ओके, जो कि फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं और एक टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं केवल उस फंक्शन या उस प्रोग्राम या उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने तक, उससे ज्यादा मेमोरी के लिए काम नहीं आते हैं। अगर इसके बाद आपको कुछ इससे जनरेट किया हुआ रिजल्ट को स्टोर करना है तो यू मस्ट कनेक्ट हार्ड डिस्क और समथिंग जिसके अंदर वो डेटा स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट। तो फिर बात आती है कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि नेसेसरी टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो जो काम करता है वो हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। ओके, तो अब हम किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर पे या प्रोसेसर पे जाने के लिए आई होप तैयार हो गए हैं। तो अब मैं एक प्रोसेसर की बात करूंगा जिसपे अपन उसके पिन डायग्राम, उसके इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो जस्ट मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं और नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर आप 3rd ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने गेट का अगर एग्जाम दिया हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रोसेसर 8085 है ना। इससे पहले बहुत सारे प्रोसेसर हुए, बहुत सारे प्रोसेसर की जनरेशन आई और फिर वो जनरेशन आगे, आज तो हम i7 के जनरेशन लाइफ में जी रहे हैं, बट इससे पहले भी बहुत सारे प्रोसेसर आए। तो हम कुछ प्रोसेसर्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, फिर इस प्रोसेसर पे आएंगे। जैसे आज हम बात करते हैं कि मेरा यहाँ डेटा कोई भी कोट नहीं कर रहा हूं जो एग्जैक्टली हो, लेकिन मैं अगर आपसे पूछता हूं कि अगर आज के डेट में बात करें तो हम बात करते हैं कि हमारा प्रोसेसर जो है 64 बिट का है। बिट कितने बिट का है? 64 बिट का प्रोसेसर है। तो मेरा क्वेश्चन होगा सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 64 बिट? हम 8085 की बात करें तो ये 8 बिट का प्रोसेसर था। दिस वन इज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। बट हम रियल टाइम में आज की बात करें, आज हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी चल रहे हैं या i3 i5 की जो भी हम बात करते हैं वो बोलते हैं 64 बिट का प्रोसेसर या 32 बिट का प्रोसेसर है। मोस्टली आपने ये प्रॉब्लम तो फेस की होगी जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो वो जनरली पूछता है कि कितने बिट का प्रोसेसर है। तो व्हाट डू यू मीन बाय 64 बिट? ओके, तो ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। तो इसको बेसिकली समझने के लिए क्या करें हमको ये पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में केवल बाइनरी सिस्टम चलता है। ओके, ओनली बाइनरी। बाइनरी मींस 0 and 1, नथिंग एल्स। केवल 2 ही सिंबल होंगे, 0 और 1। जबकि हम रियल लाइफ मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे पास इतने सिंबल्स होते हैं। बट बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 होते हैं और हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम 0 and 1 से पे ऑपरेट करता है। तो आप समझिए कि अगर मेरा नाम, लेट सपोज कि मेरा नाम इंद्र है, INDRA, ओके, तो ये हमने किस में लिखा? ये हमने लिखा अल्फाबेट्स हैं ये पर्टिकुलरली। और अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए हैं तो आपको पता है कि हर अल्फाबेट के लिए ASCII कोड है। ASCII कोड मींस बाइनरी नंबर असाइंड है कि A को कैसे लिखेंगे, I को कैसे लिखे, N को कैसे लिखेंगे, D को कैसे लिखेंगे, उनका क्या बाइनरी कोड बनेगा, ये आपको फिक्स पता है। ओके, तो मान लीजिए कि x समथिंग मेरे को याद नहीं है, दैट्स वाई मैं कोई भी ऐसा नंबर ले लिया कि इतने बड़ा बाइनरी का कोई एक बंच बनता है इसका। ओके, इंद्र लिखने के लिए इतने सारे आपको 01 01 01 के पैनल को बनाना पड़ेगा। और सिमिलरली आपको कोई दूसरा भी नाम लिखना है, तीसरा नाम लिखना है, या कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, उसको प्रोसेस करना है कंप्यूटर के थ्रू या वर्ड ऑफिस, जो भी जिससे भी आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो ये कैसे काम करेगा और क्या होगा? तो 64 बिट का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, 64 बिट का मतलब होता है कि एट ए टाइम एक इंस्ट्रक्शन में
2^64 मींस ये प्रोसेसर 2^64 इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। आप कैलकुलेट करके देखिए, ये बहुत टिपिकल है। 2^64 आप नॉर्मली कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरे वर्ड में और समझिए ध्यान से कि अगर इतने सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है तो इतने सारे मेमोरी लोकेशन को भी एक्सेस कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस पे मैं बात करूंगा। इतने क्या होगा, मैंने अभी क्या बोला, इंस्ट्रक्शन, इतने इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। दूसरा बोला मैंने मेमोरी लोकेशन, एक एक चीज की बात करेंगे अभी, ठीक है, इतने मेमोरी लोकेशन। तीसरा, इतने सारे इनपुट और आउटपुट को भी ये प्रोसेसर कंट्रोल कर पाएगा। मींस इस प्रोसेसर के साथ आप कितने सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगा सकते हो, ये भी इस पे डिपेंड करता है। ओके, तो अब बेसिक छोटी सी एक कहानी से आता हूं मैं यहां पे, तो आपको ये चीजें थोड़ी सी जो हवा में लग रही होंगी या थोड़ा टफ हो रहा होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, इस छोटे वर्जन से लेके चलते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मशीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। ये भाई साहब 8 बिट के प्रोसेसर थे। अभी हमने क्या बात करी कि कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, 2^n, n मींस जितने बिट का होगा। तो ये कितने बिट का होगा, 2^8। ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हुआ, 256। ध्यान से समझिएगा ना, ये कहानी बहुत अच्छी है कि ये कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, 256, 256। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जितने भी कोड बनाए होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, 256। उससे ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कमांड ही नहीं है। मतलब ये क्या हुआ, एक ऐसा बच्चा हुआ जिसकी मम्मी केवल इसको 256 टाइप की डिशेस ही बता सकती है, 257वां टाइप का डिश को उसको जानने का जगह ही नहीं है उसके पास। ठीक है, ओके। और दूसरा, खाने का मतलब कि वो 256 टाइप के इंस्ट्रक्शन को समझ पाएगा। ठीक, 256 टाइप के लोगों से ही मिल सकता है या उनको याद रख सकता है, उनसे कनेक्टेड रह सकता है, उससे ज्यादा कर नहीं सकता। मींस उतने ही नंबर आप इनपुट आउटपुट को एक्सेस कर पाएगा और उतने ही मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, अभी अभी आपको समझ में आएगा। मेमोरी लोकेशंस क्या होती हैं, आप भले 1 TB का हार्ड डिस्क लगा देते हो आज कंप्यूटर के साथ, लेकिन हर एक डेटा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव होता है। एक सिंगल बिट, मतलब 0 या 1 में से कोई एक डिजिट को क्या बोलते हैं, सिंगल बिट। तो एक बिट भी अगर कहीं स्टोर होती है तो उसका लोकेशन होता है। ओके, ऐसे ही जैसे कि एक आप समझ लीजिए कि इंदौर है, इंदौर में मल्टीपल कॉलोनी है, उन कॉलोनी के अंदर एक एक घर है। तो मतलब ये क्या हुआ, ग्रुप और सेक्टर्स, इस पे नहीं जाएंगे हम, ये पुरानी आपको CSO वगैरह सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट में आपको पढ़ा होगा। बट आपको ये समझ में आएगा कि 2^n जितने बिट का भी प्रोसेसर होगा उतने नंबर आप मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, उतने इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है और उतने इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर सकता है। क्लियर? दैट्स वाई जो आपके, अगर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि 2^8 हुआ, फिर इसके बाद 16 बिट के आए, ठीक है, फिर 32 बिट के तो अभी तक भी चलते हैं, आज भी पेंटियम वगैरह के जो सीरीज के प्रोसेसर चल रहे हैं सब 32 बिट के हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे, तो अगर आप समझे होंगे, अगर आपने कभी लैब वगैरह में, आप बाहर के स्टूडेंट भी हैं समझे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास 8 बिट की किट्स होती थी। आप उनके साथ कोई कीबोर्ड, माउस या ऐसा जॉयस्टिक वगैरह इस तरह की मल्टीपल डिवाइसेस को आप कनेक्ट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास लिमिटेड कैपेसिटी थी, 256। इसीलिए मेमोरी पहले काहे में आती थी, अगर आपको फ्लॉपी डिस्क वगैरह याद हो तो बड़े मुश्किल से 1 MB 2 MB की। क्यों? क्योंकि वो कितने को देख सकता था, 256 बाइट को देख सकता था। आप समझो आज आप कहां पहुंचे हो, 1 TB पे, लेकिन उस समय का प्रोसेसर कितना था, 256 बाइट को एक्सेस कर सकता था, उससे ज्यादा लोकेशंस को एक्सेस ही नहीं कर सकता था। तो आप बड़ी सी मेमोरी बना भी दोगे तो क्या कर लोगे। फिर जैसे जैसे अगर इसको देखोगे तो ये 1 MB के आसपास आता है, इसकी वैल्यू कुछ 1 MB आती है। तो जब 16 बिट का प्रोसेसर बना तो कितनी बड़ी मेमोरी लग सकती थी, मैक्सिमम 1 MB। लेकिन 2^32 को जाओगे तो आप देखोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा। एक अपन कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर लगेगा, दैट्स वाई इसको मैं लीव कर रहा हूं, बट आपको समझ में आएगा कि इसको एक कैलकुलेटर लगेगा। तो आप देखोगे आपके आज से 4 साल 5 साल तक तो आपको दिखेगा कि 500 GB 1 TB की हार्ड डिस्क आ गई थी मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेसर उतने सारे लोकेशन को एक्सेस करने के लिए कैपेबल था। ठीक है ना, 1 TB मींस अगर आपको 2 समथिंग उतने
लोकेशंस को एक्सेस कर सकता था, इसीलिए ये ऐसा होता था। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा 2000 के आसपास ईयर्स में चले जाएं तो आप देखोगे कि अगर एक अपने कंप्यूटर के साथ एक बड़ी सी मेमोरी आप अटैच कर देते थे तो वो हैंग कर जाता था। एक पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जाके किसी फोल्डर को क्लिक कर दोगे तो 5 मिनट लगाता था ढूंढने में, जबकि वो फास्ट कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 1 MB 2 MB या 10 MB, बड़े मुश्किल से। और आपने उसके साथ 500 GB की हार्ड डिस्क लगा दी। मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था और उसको मुंबई जैसे शहर में जाके छोड़ दिया और बोले कि घाटकोपर की इस गली में चले जाओ। आई थिंक इट्स क्लियर ना। लेकिन अगर वही बड़ा हो और उसका दिमाग एकदम परिपक्व हो, उसको पूरा मैप हो पूरा मुंबई का, तो 1 सेकंड के अंदर वो चला जाएगा कि कहां जाना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट का क्या मतलब है। अब आपसे कोई बोले कि आपके मोबाइल में लोग बोलते हैं ना स्नैपड्रैगन, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, अपन उस पर भी आते हैं, बट बिट से समझ में आ गया कि 32 बिट का मतलब क्या है। तो क्या मतलब हुआ कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ बिट का होगा उतना फास्ट प्रोसेस करेगा, उतने सारे इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर पाएगा, उतनी बड़ी आप मेमोरी लगा सकते हैं। इसीलिए आपके फोन की मेमोरी डेली पर डेली बढ़ती जा रही है। जबकि शुरुआत में जो कीपैड वाले फोन थे उनमें 1 MB की मेमोरी होती थी। दैट्स वाइड आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं रहते थे। Okay, this was simple first topic that what is bit और byte, जो भी बोलते हैं ना 32 बिट और 32 बाइट्स समथिंग। तो ये एक पैरामीटर आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरा बात कर लेते हैं, ये कंप्यूटर में बहुत नॉमिनल टर्मिनोलॉजी है जो नॉर्मली यूज करते हैं लोग कि मेरा प्रोसेसर i7 5th जनरेशन 2.4 गीगाहर्ट्ज का है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये लोग, अब इस समय तो नहीं होता था इनके जमाने में, बट आज के टाइम पे बोल देते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज। ये एग्जाम्पल लिया है भाई, कोट मत करना इस फ्रीक्वेंसी को कहीं कि ऐसा, मतलब कोई भी एक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी का है। और आपने जनरली मोस्टली देखा होगा कि जनरेशंस जो आती हैं, जैसे i7 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, बाकी चीजों के साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी में बहुत सारा वेरिएशन आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई तुमने कंप्यूटर खरीदा i5 50,000 रुपए पापा का देके आ गए और i5 का 2.4 गीगाहर्ट्ज लेके आए, और तुम्हारे एक दोस्त ने 55,000 में i5 भी लिया लेकिन 3.2 गीगाहर्ट्ज लेके आया, तो क्या अंतर हो जाएगा उससे? है तो i5 ही, जनरेशन तो वो जनरेशन में थोड़ा सा अंतर आया। इससे क्या होता है तो ये थोड़ा सा समझते हैं अपन। तो इसको समझने का बेसिक सा फंडा, फिजिक्स में अपन इतना तो पढ़ के आए हैं कि क्या होता है एक साइकिल ऐसा, ये 360 डिग्री 360। अगर हम इसी को डिजिटल में, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बोल रहा हूं भैया, इसको थॉरोली मत पकड़ लेना क्योंकि आपको थोड़ा डिजिटल का पढ़ना पड़ेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लेट सपोज मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट करता हूं और ये वाला पोर्शन 0 है। क्लियर? ओके। और इतना टाइम लगा, मतलब एक साइकिल को कन्वर्ट होने में इतना टाइम लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो इतने टाइम में कितनी साइकिल हो गई, 1 2 3 साइकिल हो गई। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि यहां पे 1, यहां 0, यहां 1, यहां 0, यहां 1, यहां 0, यहां 1। आपने उतने टाइम में ही कितने 1 0 भेज दिए, 1 2 3 4 5 6 7 बिट का ट्रांसफर कर दिया आपने। गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पे कितने बिट हो रहे थे, 2 बिट। प्रोसेसर वही था, खा वो उतना ही थे। मतलब कैसा कि, मतलब मेरी एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं 8 बिट का प्रोसेसर हूं, मतलब 8 पूड़ी एक साथ खाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या खाऊंगा, 8 पूड़ी खाने में 1 मिनट लगा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 पूड़ी ही खाऊंगा, लेकिन अब पर मिनट आप मेरी वो, मतलब एक साथ कितनी खाऊंगा मैं, 8 खाऊंगा। 8 बिट का मतलब है 8 पूड़ी खाऊंगा, लेकिन कितना टाइम ले रहा था, अभी 1 मिनट ले रहा था। अब 1 मिनट के अंदर मैं 7-8 पूड़ियों के बंच खा जाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? स्पीड से अंतर समझ में आया होगा आपको कि व्हाट इज द स्पीड। तो ये जो जनरेशन वाइज चेंज करके आपके जेब से पैसे निकालना है, दैट्स ये कि 2.4, 2.3, 4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, लेट्स सपोज कोई भी नंबर आप बात करते हैं, तो उस गीगाहर्ट्ज का क्या मतलब है। आपके प्रोसेसर में 2 टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाई कि बिट कितने बिट का है, 32 बिट, 64 बिट, एन नंबर ऑफ बिट्स। बिट का मतलब क्या हुआ, उतने नंबर ऑफ बिट्स का एक बंच है, एक साथ प्रोसेस करेगा उतना। 64 बिट का 32 है तो 32 का एक साथ लेगा, फिर 32, फिर 32। 64 का है तो 64 एक साथ, फिर 64 एक साथ, फिर 64 एक साथ।
लेकिन उस 64 बिट को प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है। क्योंकि अपने को पता है कि लैम्डा और एफ का क्या रिलेशन है, तो उससे आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि ये क्या काम कर रहा है। आई थिंक इट्स क्लियर। सो एक अनदर पैरामीटर की बात कर लेते हैं, दैट इज, मैंने बोल दिया इसलिए बता देता हूं, सिलेबस में मोस्टली नहीं है, हायर एंड प्रोसेसर में बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं कोर, कि भाई क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है ना। बहुत ज्यादा अभी फेमस हो रहा है कि हमारे फोन में सभी MI वगैरह के फोन जब से आने चले, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, जो भी 16 भी चला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्या होते हैं कोर? तो कोर का मतलब है कि आप नॉर्मली अभी डिटेल में जब इसको जाके पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि आपके पास एक प्रोसेसर है 32 बिट का है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का है। आप समझो, तो आपने क्या किया, 32 बिट के प्रोसेसर को मतलब एक साथ 32 बिट लेगा और 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड से प्रोसेस कर देगा। लेकिन जब हम गेम वगैरह खेलते हैं या हाई क्या बोलेंगे उसको, विजुअल या ग्राफिक्स वगैरह का कुछ काम करते हैं, तो डेटा बहुत सारा जनरेट होता है बैकएंड पे, प्रोसेसर के ऊपर हैवी लोड आता है। तो उस हैवी लोड को ओवरकम करने का क्या तरीका है, जब ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं लगाते हैं, उससे पहले क्या होता था कि ऐसा एक ही चिप क्यों लगाएं, ऐसे 2 प्रोसेसर एक के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। उसकी बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी, जो कॉमन है वो कॉमन हो जाएगी, रैम वगैरह जो भी होगा वो कॉमन हो जाएगा। बट अब क्या होगा, आपके पास 2 प्रोसेसर हो गए 32 बिट के, 32 बिट के। गेटिंग माय पॉइंट। फिर इसी तरीके से बाद में लोगों को समझ में आया कि 4 लगा दो, तो वो कितने हो गए, क्वाड कोर। फिर लगा दिए 8 लगा दो, तो ऑक्टा कोर। इस तरीके से प्रोसेसर एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते हैं, मतलब सेम प्रोसेसर की कितनी कॉपी उसके साथ लगी हुई है, दैट आर कॉल्ड कोर। ओके, तो आई थिंक आपने ये समझ लिया कि बिट का क्या मतलब है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, एंड कोर का क्या मतलब है। दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी जिनको हमको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता रहता है तो रियल लाइफ से अपन इसको कंपेयर नहीं कर पाते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर की, दैट इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर पर आने से पहले मैं आपको इसके कुछ पिन्स आउट वगैरह दिखाता हूं, साइड में आपको पिन डायग्राम दिखेगा, फिर उसके बारे में कुछ हाईलाइटेड करता हूं। ओके, सो हम बात कर रहे थे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम की। तो जैसा आपको डायग्राम पे दिख रहा होगा, आप ये बेसिकली इंटेल ने बनाई थी, ये इंटेल के 2nd जनरेशन का प्रोसेसर है, जो कि 8 बिट का प्रोसेसर है और 40 पिन प्रोसेसर है। तो आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पिन हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं, या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो जो मैंने अभी आपको बात करी कि बिट, क्लॉक और कोर, तो ये सिंपल सिंगल कोर प्रोसेसर था और 8 बिट का था, तो मैक्सिमम 2⁻56 नंबर ऑफ एड्रेसेस, नंबर ऑफ लोकेशंस और नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट को एक्सेस कर सकता था। बट ये उस समय का बहुत फेमस प्रोसेसर था, क्योंकि ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बहुत सारा यूज हुआ। छोटे कंप्यूटर्स या कैलकुलेटर्स वगैरह में भी उस समय ये मोस्टली यूज होता था। और राइट नाउ अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मोस्टली इससे ही बेस्ड क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बेसिक फीचर की बात करें तो ये 5 वोल्ट ऑपरेटेड प्रोसेसर था। इसको बेसिकली 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती थी चलने के लिए। और दूसरी बात जो मैंने अभी क्लॉक की बात करी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज या 3 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज का क्या मतलब है, तो आपको वो समझ में आ गया। तो ये 3.3 गीगाहर्ट्ज के आसपास की क्लॉक पे, 3.3 गीगाहर्ट्ज के क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे चलता था। ओके, तो इसके कुछ पिन्स की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी समझ में आता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, कि इस पिन्स की बात कर लेते हैं। होल्ड, व्हाट इज होल्ड एंड रीसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जनरली हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर या हमारा पर्सनल कंप्यूटर भी जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसको रीसेट कर देते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीसेट, या रीसेट किसी भी आप डिजिटल डिवाइस, आपका मोबाइल खराब होता है तो भी आप रीसेट कर देते हो। आपका जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटिंग का काम करती हैं या कंप्यूटेशनल बेस्ड हैं, तो उनको आप रीसेट कर देते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीसेट, रीसेट से क्या हो जाता है? ऐसा हमको तो रीसेट नहीं कर देता कोई,
या ह्यूमन बींग्स को तो ऐसा नहीं होता है कि रीसेट हो जाए, तो ह्यूमन बींग को भी रीसेट करते हैं। अगर आप दिमाग आपका एब्रप्ट परफॉर्म करने लगे या कुछ मेल फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो आपको बिजली के शॉक दिए जाते हैं और आप रीसेट हो जाते हो। इन सिमिलर वे कंप्यूटर में भी रीसेट का ऑप्शन है। रीसेट का ऑप्शन क्या होता है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा जानना पड़ेगा कि जैसे हम कोई भी काम को परफॉर्म करना है या कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं दिन भर में आपको, तो आप याद नहीं रख सकते। आप याद नहीं रख सकते तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप उसको नोट डाउन करते हो। ठीक है, आपने देखा होगा मोस्टली टाइम नोट डाउन करते हैं और एक टास्क अगर परफॉर्म हो गया तो हम उसको कट कर देते हैं कि इट्स डन, फिर नेक्स्ट डन। तो हमने क्या किया, एक काउंटर बनाया। कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम एक काउंटर बना रहे हैं। हम काउंटर बना रहे हैं मींस क्या हो रहा है, एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, फिर अगले टास्क को क्यू अप कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगला टास्क, फिर उसके बाद अगला टास्क, फिर उसके बाद अगला टास्क। सिमिलरली आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा इतने सारे डिस्कशन से कि प्रोसेसर जो है या कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शंस को समझता है, हर बात को एक इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में लेता है। मतलब अगर मैं बोलूं उधर जाओ या इस वर्ड को प्रिंट करो तो उसने इसको एक इंस्ट्रक्शन समझा, फिर उसके बाद वो दूसरा इंस्ट्रक्शन समझेगा, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन समझेगा। मींस हमको इनको क्यू अप करना पड़ेगा, लाइन में रखना पड़ेगा। इस लाइन को या इस क्यू को मेंटेन करने के लिए इस कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर टाइप के दो रजिस्टर्स होते हैं। ध्यान से दीजिएगा, इसको अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर। बट प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर क्या होते हैं, एक पॉइंटर होते हैं जो कि एड्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, या तो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में या डिक्रीमेंटल में। मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 और टॉप से बॉटम मींस लेट सपोज कि 100 टॉप है तो 100 99 98 97 93 इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब भी आप रीसेट करते हैं तो रीसेट से क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर का वो जो प्रोग्राम काउंटर है या स्टैक पॉइंटर है अपने इनिशियल लोकेशन पे चला जाता है। तो अगर वो हैंग हो रहा होगा या किसी प्रोग्राम में जाके कुछ उसको गड़बड़ समझ में आई, कुछ फंस गया या ऐसा आगे मैनिपुलेट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो रीसेट कर देने से क्या हुआ, आपको समझ में आया कि आपने ऐसा बहुत सारे लाइंस का प्रोग्राम लिखा, इतने सारी लाइंस का, और ये कंप्यूटर ने इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, इसको यहां आते आते कुछ उसको गड़बड़ लगी इस लाइन पे और वो यहां पे बहुत सारा टाइम लिया और वहीं फंस के रह गया, आगे नहीं जा रहा है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो कंप्यूटर को बंद कर दो या तो उसको रीसेट कर दो। तो रीसेट करने से क्या होगा, जो ये काउंटर यहां आके फंसा हुआ था ये काउंटर वापस अपने पोजीशन पे चला जाएगा और वहां से फिर से शुरू करेगा। यही आपका रीसेट होता है। आपको भी समझ में आता है कि रीसेट से प्रोग्राम वापस से चालू हो जाता है या कंप्यूटर या मशीन जो भी होती है वापस से शुरू से काम करने लग जाती है। देन व्हाट इज होल्ड, ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे अपन क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो होल्ड को समझने के लिए कैसे, भाई हमारा पास प्रोसेसर तो एक ही है, उस जमाने की बात कर रहे हैं जब 8085 था, सिंगल कोर की बात कर रहे हैं और हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर एक है, हम क्या कर रहे हैं, हम गाना भी बजाना चाह रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम कोई टास्क भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं। हम जा रहे हैं मल्टीटास्किंग की ओर, जो आज हम करते हैं कि बैक एंड पे हमारे म्यूजिक चलता रहता है, साइड में एक वीडियो चैटिंग भी हम चल रहे हैं और इधर वर्ड ऑफिस में भी कुछ काम कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं। आपको समझ में आया होगा या आएगा बाद में जब और एडवांस कंप्यूटर पढ़ेंगे, आप एडवांस प्रोसेसर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर काम के लिए माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे भाई, गाने आपने अभी आपको आर्किटेक्चर बताया मैंने, उस आर्किटेक्चर में आपको समझ में आया कि मेमोरी जो थी वो टेम्परेरी थी, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म रहा है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है। गाने हमने बजाने हैं तो हमने गाने कहाँ स्टोर करके रखे हैं, हार्ड डिस्क में। प्लेयर अलग जगह पे एक अलग प्लेयर इंस्टॉल करके रखा है, इसमें कहीं प्रोसेसर का काम नहीं आ रहा है। तो हम जबरदस्ती का क्या कर रहे हैं कि यहां हार्ड डिस्क है, यहां प्लेयर है और ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। लेट सपोज हम जबरदस्ती का जो काम यहां से यहां डायरेक्ट हो सकता था हम उसमें इसको भी इन्वॉल्व करके रखे हैं, इसको बता रहे हैं हर बार। फालतू का काम है कि नहीं। अगर इसको एग्जांपल के रूप में लेंगे, पेन ड्राइव से डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना है, सिंपल सा। आज के कंप्यूटर की बात करें, चलो ये आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा तो मैं इसको एक बता लेता हूं कि ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर, ये है आपकी HDD हार्ड डिस्क और ये है आपकी पेन ड्राइव। ठीक, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब मुझे बताओ कि इस पेन ड्राइव से डेटा अगर इसमें स्टोर करना है तो इसकी क्या जरूरत है भाई, इसको काहे बिजी कर रहे हो।
इसको कुछ और काम करा लो, माइक्रो प्रोसेसर है, पावरफुल डिवाइस है, इससे आप कुछ कम साइंटिफिक कैलकुलेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा लो बड़े बड़े, या कुछ प्रोग्राम करा लो, कोई प्रोग्राम रन करा लो। कुछ नहीं कराना है तो इसको शांत रहने दो, क्योंकि ये ज्यादा बैटरी खाएगा, पावर लेगा। ठीक, तो क्या करना है, यहां की मूवी या यहां का सॉन्ग केवल इसमें डालना है ना। तो क्या करेगा, या तो यहां से ले जाके इससे करवाओ, या तो यहां से डायरेक्ट डाल दो। ठीक, तो होल्ड का मतलब यही है कि जब इससे क्या हुआ आपको समझ में आया होगा कि अगर ये पेन ड्राइव का डाटा यहां डायरेक्ट चला जाएगा तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, साइमल्टेनियसली इससे आप दूसरा काम करवा सकते हो, मतलब एक टाइम पे दो काम करने लगा, तो ये मल्टीटास्किंग होने लग गया। शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं 80-85 के जमाने की, तो आपको समझ में आया मल्टीटास्क। तो एक पिन दिया रहता था होल्ड, जब भी आप उस होल्ड को ऑन करते थे तो माइक्रो प्रोसेसर, अगर बिल्कुल इंग्लिश डेफिनेशन में बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर रिलिंक्विशेस द कंट्रोल ऑफ बस एंड अलाउ एक्सटर्नल पेरिफेरल टू यूज इट। सिंपली मींस माइक्रो प्रोसेसर जो ये बसेस थी या जो वायर्स थे, जो कनेक्शन थे, उनको छोड़ देता था कि भैया मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं, भाई मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं, आप डायरेक्ट यहां से यहां डेटा को स्टोर कर दो या कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, तुमको जो भी काम करना है कर लो, मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं। तो आपको समझ में आया होगा रीसेट एंड होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पिंस थी। इस तरीके से हम इस 40 के 40 पिंस की बात करेंगे। तो जैसे आपको मिला रीसेट, तो अभी के कंप्यूटर में क्या होता है अगर आप लोगों को पता हो, तो जब भी आप रीसेट बटन दबाते हो तो उसके साइड में एक एलईडी ब्लिंक करने लगती है। मतलब क्या हुआ हो, रीसेट एक्नॉलेजमेंट है कि प्रोसेसर रीसेट हो गया है। आज के एंड्रॉइड फोन में क्या होता है, जब आप रीसेट करते हो तो पहले वहां टच करने के लिए आता है कि रीसेट बटन ही टच किया आपने, और कुछ तो भी ऐसा चालू बंद होता हुआ दिखेगा, है ना। मींस रीसेट हो रहा है, आपको एक नॉलेज कर रहा है कि रीसेट हो रहा है। सिमिलरली अगर होल्ड कर दिया आपने तो आपको कैसे पता चलेगा कि होल्ड हो गया है, कंप्यूटर होल्ड हो गया है। ठीक है, कंप्यूटर को होल्ड हो जाने का भी एक एक्नॉलेजमेंट लगेगा। तो आपको यहां पिंस पे दिख रहे होंगे HLDA। HLDA मींस होल्ड एक्नॉलेज। ठीक है, फिर बात आती है इंटरप्ट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है या प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको इंटरप्ट्स वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरप्ट्स की बात करें तो लेट सपोज कि मैं जैसे यहाँ पे फैकल्टी हूं और एक ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि मेरे डायरेक्टर ने कुछ काम असाइन किया डायरेक्टली मेरे को। ठीक, फिर मेरे को मेरे प्रिंसिपल ने कुछ असाइन किया, फिर मेरे को मेरे HOD ने असाइन किया। ओके, अब सीनियरिटी लेवल पे देखा जाए तो सबसे पहले मेरे को मेरे डायरेक्टर का काम करना है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल का काम करना है, फिर उसके बाद HOD का काम करना है। ठीक, तो क्या किया, मैं अगर डायरेक्टर का कोई टास्क परफॉर्म कर रहा था, मैं कुछ काम कर रहा था उनका, और प्रिंसिपल का अचानक से कोई कॉल आता है कि नहीं अब मेरा काम करो, तो मैंने क्या किया, इस काम को यहीं छोड़ के यहां से मैंने प्रिंसिपल का काम करना चालू कर दिया। ओके, फिर उसके बाद मुझे फिर से कॉल आता है कि नहीं ये प्रिंसिपल का था, ये डायरेक्टर का था और ये HOD का हो गया। लेट सपोज कि ये काम करो, इस काम को करिए। अगर इस काम को HOD बोलता है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके काम को छोड़ा, इसका काम किया, फिर इसके काम को छोड़ा, फिर मैं इसका काम करने लग गया। अल्टीमेटली प्रोसेसर तो यही करेगा ना, प्रोसेसर तो हमारी बात को ओबे करेगा, जो भी मैं बोलूंगा वो करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसर के रूटीन वर्क को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, हम प्रोसेसर के रूटीन वर्क को डिस्टर्ब कर रहे हैं और दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड इंटरप्ट। कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट। तो इंटरप्ट करने के भी लेबल्स हैं, जैसे कि अगर इसी को उल्टा लिया जाए तो मैं अगर HOD का काम कर रहा हूं तो डेफिनेटली प्रिंसिपल मुझे इंटरप्ट कर सकता है। अगर मैं प्रिंसिपल का काम कर रहा हूं तो डायरेक्टर इंटरप्ट कर सकता है कि नहीं, क्योंकि हर हायर ऑर्डर को मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, प्रीवियस को छोड़ना पड़ेगा। सिमिलर वे में कंप्यूटर को भी कौन किस ऑर्डर पे काम करेगा और कौन उसको मना कर सकता है, किसको मना नहीं कर सकता है, इसके लिए इंटरप्ट्स की बहुत सारी पिंस हैं। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5, 7, 8, 9 नंबर के पिन। तो आप देखेंगे कि INTR इंटरप्ट, फिर INTR 5.5, फिर INTR 6.5, 7.5। तो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी है, INTR की, फिर उससे अपर प्रायोरिटी 5.5 की, फिर उससे अपर प्रायोरिटी 6.5 की, फिर उससे अपर प्रायोरिटी 7.5 की। मतलब अगर INTR के थ्रू कोई टास्क परफॉर्म कराया जा रहा है और ऐसा जरूरी है कि नहीं इसको यहीं रोक दो लेकिन इसको पहले करो, तो आपको 5.5 काम आ जाएगा। अगर 5.5 के थ्रू कोई काम करवा रहे हैं और उसको रोकना है तो 6.5 काम आ जाएगा, और 6.5 के थ्रू काम कर रहे हैं तो 7.5 आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है
आप बिल्कुल ये देखा भी होगा आपने रियल लाइफ में कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है और सब बढ़िया काम कर रहा है, अचानक से उसमें आग लग जाए या ओवरहीट हो जाए तो आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, अपने आप को शट डाउन कर लेगा। मींस वो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है, मतलब उसके बाद वो किसी की नहीं सुनेगा, नहीं 5.5 नहीं 6.5, सिंपली मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्टर एचओडी सब है, लेकिन मेरे को हार्ट अटैक आया तो मैं हॉस्पिटल भागूंगा, मैं इन तीनों की कुछ भी नहीं सुनूंगा। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल का इंटरप्ट है, और इस माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ट्रैप नाम का एक आपको पिन दिख रहा होगा यहाँ पे, दैट इज ट्रैप। ट्रैप इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। अगर आपने ट्रैप के थ्रू कोई काम असाइन किया है तो दुनिया के सारे काम वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, ट्रैप के काम कोई पहले करेगा। तो ट्रैप जनरली मोस्टली कहां यूज होता था उस जमाने में, उसके खुद के मेल फंक्शनिंग वगैरह, हीट वगैरह के लिए, या ओवर हीट हो गई या बर्निंग वगैरह, कुछ आग वाग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उस केस के ड्यूरेशन में ट्रैप का यूज होता था। तो दिस इज द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में क्या अंतर है, माइक्रो प्रोसेसर के कौन कौन से बेसिक फीचर्स होते हैं जो हमको मार्केट में आज फेस करने पड़ते हैं। और ये बेसिक माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर की स्टार्ट किया अपन ने कि 8085 40 पिन का माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल ने बनाया था। बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेसर, रियल लाइफ में तो नहीं है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो हमने आज बेसिकली उसके होल्ड, रीसेट, इंटरप्ट की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी पिंस और ALE, एड्रेस लैच इनेबल, बस मल्टीप्लेक्सिंग, बसेस वगैरह क्या होती हैं उसकी बात करेंगे। थैंक यू।